यहां से अब मैं सब साइंटिफिक तौर पर उनको डिबंक कर रहा हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम उसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन नहीं कैलकुलेशन। क्या आप कहां से पॉइंट ले रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहता है जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना, हम उस चीज को पॉइंट लेंगे। कोई कहता है हम मक्का को पॉइंट लेंगे। कि जो सूरज और चांद के बीच में जो एंगल है, वो जो एंगल है कितना होना चाहिए? कुछ मॉडल्स कहते हैं कम से कम 6.4 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं 10 डिग्री होना चाहिए। अब सोचो कि उनके साइंटिस्ट में इस बारे में इत्तेफाक नहीं है। यानी कि चांद के मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों का तरीकेकार बताया कि इस मामले में वला नहसुबु, हम हिसाब नहीं करते, हम कैलकुलेशन नहीं करते। तो कैलकुलेशन के तौर पर वाज़े उसके खिलाफ हदीस नस मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबी अजमईन, अम्मा बाद। हम अभी चांद के ताल्लुक से एक अहम सवाल का जवाब देखेंगे। कुछ मैं एक डिटेल्ड तफसीली तहकीक के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सवाल है जो आज एक ग्रोइंग ओपिनियन है, खास तौर से जैसे ही पढ़ा लिखा तबका एक तरह से बढ़ते जा रहा है, एकेडमिक और साइंटिफिक मिजाज लोगों का बढ़ते जा रहा है। एकेडमिक नहीं बोलना चाहिए, यानी साइंटिसिज्म, यानी जिसको साइंस को ही सब कुछ समझने लगे हैं बाज लोग। तो बाज लोगों ने ये प्रपोजल रखा है, कहा कि भाई ये सब चीजें कैलकुलेशन पे नहीं होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन पे होनी चाहिए, चांद का परफेक्ट कैलकुलेशन हम बता सकते हैं। सुनिए आप गौर से सवाल को, और आपको कई सारी वीडियोस इंटरनेट पे मिलेगी जहां पे वो लोग कहते हैं कि भाई आज क्या सूरज को देखते हैं हम लोग, सूरज को उगते हुए डूबते हुए देखते हैं हम लोग, बस कैलकुलेशन के बुनियाद पर करते हैं। कैलकुलेशन का चार्ट होता है, जो तकवीम होती है, उसकी बुनियाद पर हम नमाजें पढ़ते हैं। तो बोले चांद की क्या जरूरत है देखने की, हमारे पास कैलकुलेशन का सिस्टम है, कैलकुलेशन सिस्टम की बुनियाद पर बस उसी बुनियाद पर रख दो। और आप देखोगे अलग अलग जगहों पर ये मॉडल माना भी गया है। बास जगहों पे, खास तौर से अगर अमेरिका के अंदर देखोगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मॉडल को अपना लिया और वो लोग कह रहे हैं अब हम दुनिया में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बाज लोग इसके कायल हुए हैं। तो मैं 17 पॉइंट्स इसके खिलाफ रखना चाहता हूं, जिसमें आपके सामने प्रूफ आएंगे कि ये मॉडल सिर्फ एक कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है, उलमा इकराम के अकवाल है, जहां वो लोग ये कहते हैं ये खुद वाज़े तौर पर बिदअत है। मतलब एक ऐसी चीज है, एक नई चीज है जो लोगों ने इजाद किया है, बल्कि हमारे पास वाज़े हदीस है इसके खिलाफ। चलिए ओपन माइंड से देखते हैं सारी चीजें। सबसे पहले, क्या आपको पता है कैलकुलेशन का कोई एक मेथड नहीं है? कैलकुलेशन के, चांद का कैलकुलेशन जो करना है ना कि चांद कब निकलने वाला है, कैलकुलेशन से हम बताएंगे। कैलकुलेशन का कोई एक मेथड नहीं है। ये देखिए चंद अलग अलग मेथड्स है, ये आप सबका अलग अलग फॉर्मूला देख सकते हो। सबके फैक्टर्स जो होते हैं, जो फैक्टर्स के बेसिस पर ये मेथड है, सबके अलग अलग मेथड्स है, यानी कि उनके अंदर कोई इजमा नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन से करो सब इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, जबकि वो ये बात को छुपाते हैं कि कैलकुलेशन के खुद अलग अलग मेथड्स है, कोई एक इजमाई यानी बिल इत्तेफाक कंसेंसस कोई एक मेथड के ऊपर नहीं है। ये इस बात के ताल्लुक से सबसे पहली दलील। और ये आप देख रहे हैं अलग अलग कमिटीज जो है, जो अलग अलग मेथड्स को अपनाते हैं, जो अलग अलग सोसाइटीज ने अलग अलग मेथड्स को अपनाया है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो अलग अलग मेथड्स है, बल्कि यहां तक का कि आप देखोगे कि अलग अलग वेबसाइट्स जो बताते हैं कि फला दिन एक रमजान है, कैलकुलेशन के हिसाब से अलग अलग मेथड से, क्योंकि वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कैलकुलेशन यानी कि क्या, ये रूयत के कायल नहीं है, चांद के देखने के कायल नहीं है। वो कहते हैं हम कैलकुलेशन से बताएंगे, हमारे पास जो मेथड्स है, जो फॉर्मूलाज है, उसके तहत हम बताएंगे कि कौन से दिन चांद आने वाला है। अब अलग अलग वेबसाइट्स को आप देखोगे कि वो अलग अलग दिन बता रहे हैं, मतलब कि क्या इख्तिलाफ खत्म कर रहे हैं वो, या और इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी बुनियाद पर, एक ऐसी चीज से, एक ऐसे तरीके से जिसके बारे में कंडेमनेशन हदीस में मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज, ये लोग इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि आज साइंस एडवांस हो गया है और ये एडवांस मेथड्स की वजह से हम बता पा रहे हैं। हालांकि ये कैलकुलेशन के सिस्टम्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मौजूद थे। आप ये चार्ट देख रहे हो कि ये चार्ट के अंदर जो अलग अलग सिविलाइजेशंस और स्कॉलर्स ने जो चांद का कैलेंडर बनाया था, जो सिस्टम बनाया था, जो प्रेडिक्शन किया था, जो कैलकुलेशन किया था, तो ये कैलकुलेशन कोई नई चीज नहीं है जैसे ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। खुद आप इस हदीस से अंदाजा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन, कि हम एक उम्मी कौम है। हाँ, जो पढ़ी लिखी कौम नहीं है, हम एक उम्मी कौम है। तारीफ के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज में जिक्र किया, ला नक्तुबु वला नहसुबु, हम लिखते नहीं है ना हिसाब करते हैं। अशहरु हाकदा व हाकदा, महीना इस तरह होता है या इस तरह होता है, यानी 29 दिन का होता है या 30 दिन का होता है। यानी कि चांद के मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हम लोगों का तरीकेकार बताया कि इस मामले में वला नहसुबु, हम हिसाब नहीं करते, हम कैलकुलेशन नहीं करते। तो कैलकुलेशन के तौर पर वाज़े उसके खिलाफ हदीस नस मौजूद है। और ये हदीस से आपको एक बात पता चल रही है कि उस जमाने में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी कि हिसाब करते थे या करेंगे या करते हैं लोग। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नक्तुबु वला नहसुबु, यानी चांद के मामले के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखने और हिसाब करने से, इस चीज के अंदर कैलकुलेशन वाले मेथड में जाने से खुद वाज़े तौर पर मना किया। सही बुखारी की हदीस है 1913। तीसरी दलील, आप इस हदीस पर गौर करिए, सुमु लिरुयतिही वाफ्तिरू लिरुयतिही, कि चांद देखकर रोजा शुरू करो और चांद देखकर रोजा रखना बंद करो। अब आगे पढ़िए, फ़इन गुब्बी अलैकुम, अगर बादल छाए हुए हो, फ़अकमिलु इद्दत शाबान 30, तो शाबान 30 दिन पूरे करो। अब यहां पे ये जो अगर बादल छाए हुए हो, अब आप सोच के बताओ, बादल छाए हुए हो, तो बादल छाए हुए हो यानी कि चांद पीछे है या नहीं है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बादल छाए हुए हैं। और जैसे कि इस हदीस में आता है फ़इन गुम्मा अलैकुम, बदली छाई हुई है। अगर बदली छाई हुई है, अब्र आलू, जैसे धूल वाला जो माहौल होता है, आपने देखा होगा गल्फ कंट्रीज में जो लोग रहते हैं कि बाज़ औकात पूरी फिजा ऐसी धूल वाली होती है कि कुछ भी ऊपर क्या दिखाई नहीं देता है। अब बदली छाई हुई या बादल छाए हुए हैं, उसके ऊपर चांद हो सकता है। किसने कहा नहीं हो सकता है? चांद हो सकता है, यानी कि वाज़े तौर पर चांद होने का चांस है। और होने के बावजूद फिर भी रोजा नहीं रखेंगे हम महीने को खत्म नहीं करेंगे, अगले महीने को शुरू नहीं करेंगे जब तक खुद चांद दिख ना जाए। यहां पे एक शरई उसूल भी है, पता है आपको, इसमें एक शरई उसूल भी है। कोई कहे अरे अगर चांद होगा तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हम गुमान के पीछे नहीं चलते हैं, हम हो सकता है या होगा के पीछे नहीं चलते हैं, हम है के पीछे चलते हैं। इसी वजह से ज़ईफ हदीसों के पीछे नहीं चलते हैं, सही हदीसों के पीछे चलते हैं। इसी वजह से शरई बहुत सारे मसाइल के अंदर ये एक कायदा है, फिक्र का कायदा है। तो ये गुमानों की दुनिया के पीछे हम नहीं चलते हैं, बल्कि यहूद और नसारा का तरीका है, मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, उनके पास इल्म नहीं है, वो गुमानों के पीछे चलते हैं। हम गुमानों के पीछे नहीं चलते, हम यकीन के पीछे चलते हैं। किसी ने देखा, गवाही दी तो मानेंगे, अगर देखा नहीं, गवाही नहीं मिली तो होगा, हो सकता है होगा, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम देखेंगे तो ही करेंगे। और यही चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अब सवाल क्या है, कोई कैलकुलेशन मेथड पे गया तो इस पे अमल होगा क्या? भाई ये इबादत है, ये चांद देखना इबादत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी वाज़े तौर पर दुआ सिखाई। अब यहाँ पे क्या मामला है कि अगर कोई कहे कि फिर चांद हम कैलकुलेशन से करेंगे, अब बताओ आपके कैलकुलेशन के अंदर बादल छाए हुए है, बदली छाई हुई है, कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है रियल भी हो सकता है रियल भी हो। और पता क्या चला कि बादल और बदली छाई हुई की वजह से नहीं दिखाई दिया, तो शरीयत क्या सिखा रही है? आप शरीयत को बदल रहे हो, शरीयत क्या सिखा रही है कि बादल छाए हुए, बदली छाई हुई, मतलब चांद किसी को दिखाई नहीं, तो होने के बावजूद उसको नहीं शुमार किया जाएगा, महीना शुरू नहीं होगा। कोई अगर शक वाले दिन रोजा रख ले तो उसने नाफरमानी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हो गई तीसरी दलील। और चौथी दलील, अब यहां पे ये क्या करते हैं, रूया लफ्ज जो है ना, सुमु लिरुयतिही, तो यहां पर ये रूया जो है, वइज़ा रायतुम, जब तुम देखो तो उसके अंदर उसकी तावील करते हैं। अगर आप डिक्शनरी चेक करोगे तो रूया की मीनिंग क्या है, देखने की माना क्या है। अच्छा बताओ फिर ये चांद देखने की जो दुआ है, अल्लाह अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा रा हिलाला, जब वो देखते चांद को तो वो कहते हैं दुआ अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यमनी वल ईमान। अब ये दुआ का क्या करना पड़ेगा? चांद को कोई देखेगा ही नहीं, सब कैलकुलेशन करेंगे, चांद को कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर ये दुआ के बारे में क्या करना होगा? यानी कि अब ये लोगों को क्या करना पड़ता है, लफ्ज रूया की मीनिंग जो है नहीं वैसी कोई मीनिंग ला करके कैसे ही जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करनी पड़ती है, यानी कि हदीस की माना के ना तावील करना पड़ता है। नंबर 5, कितनी बार ऐसा होता है, और ये देखिए आपके सामने पूरी लिस्ट है, कितनी बार ऐसा होता है कि ये चांद का कैलकुलेशन, ये लोग जो बताते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से चांद फलां तारीख को होना है, और वो तारीख जो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग रमजान शुरू कर देते हैं, रोजा शुरू कर देते हैं या ईद मना लेते हैं, दुनिया में कहीं भी चांद नहीं दिखा है। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर 3 मिसालें ऐसी रखी है कि कैलकुलेशन के हिसाब से हो गया था, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से चांद हो गया था, लेकिन दुनिया में किसी भी इंसान को चांद दिखाई नहीं। अब बताओ अगर चांद सचमुच हुआ था, कोई एक इंसान, खास तौर से लोग देख रहे हैं, मतलब खास तौर से लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई किसी एक को तो दिखा होता। ऐसे कैसे हो गया कि दुनिया में किसी को भी नहीं दिखा और तुम्हारे कैलकुलेशन के हिसाब से था, और दुनिया के सारे लोग सब किसी को भी दिखाई नहीं दिया? ऐसे कैसे? इसकी ऑपोजिट चीज भी हुई है, ऐसी भी मिसालें मौजूद है जो अभी जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले, कि दुनिया के अंदर चांद दिखा और कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होना था, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से चांद को नहीं होना था,
लेकिन रियल तौर पर दुनिया में चांद दिखा। इसकी मिसाल यहाँ पे मक्का की है, जो मक्का के अंदर खास तौर से जो मक्का में चांद दिखा गया था और लोगों ने इसके बारे में कहा कि भाई कैलकुलेशन के हिसाब से तो चांद नहीं होना था। अब उनकी कैलकुलेशन की असलियत मैं आपके सामने रखने वाला हूं, खुद प्रूफ के साथ रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो वो लोग कहते हैं ना, ये ब्लफ है, ब्लफ। अब बताओ, जो लोग कहते हैं हमने चांद देखा, सच्चे लोग, अमानतदार, मतलब प्रूफ वाली बात, सब झूठे, सब झूठे। जिन्होंने कहा देखा कि चांद दुनिया में देखा और कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होना था, दुनिया में देखा, अब वो जो देखने का दावा कर रहे हैं वो लोग सब झूठे हैं। फिर तो क्या मामला है? यानी क्या वो सब झूठे और आपका मेथड सही है? चलिए हम मेथड पे आते हैं। मेथड के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम, यहां से अब मैं सब साइंटिफिक तौर पर उनको डिबंक कर रहा हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम उसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन नहीं, कैलकुलेशन। क्या आप कहां से पॉइंट ले रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहता है जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ना, हम उस चीज को पॉइंट लेंगे। कोई कहता है हम मक्का को पॉइंट लेंगे, कोई कहता है नहीं हम कायरो वगैरह, और फिर टर्की का अलग, कुछ अलग अलग चीज है ऑब्जर्वेशन का। तो यहां पर मामला क्या है? कैलकुलेशन वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन क्या है? पहला सवाल, इसमें इख्तिलाफ हो जाता है। अगली चीज, जो एंगुलर सेपरेशन है, एलोंगेशन है, क्या मतलब कि जो सूरज और चांद के बीच में जो एंगल है, वो जो एंगल है कितना होना चाहिए? कुछ मॉडल्स कहते हैं कम से कम 6.4 डिग्रीज होना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं 10 डिग्री होना चाहिए। अब सोचो कि उनके साइंटिस्ट में ये इस बारे में इत्तेफाक नहीं है कि कितनी डिग्रीज में चांद दिखाई देगा। तो वो लोग कहते हैं ये एंगुलर सेपरेशन जो है, ये एलोंगेशन जो होना चाहिए, कितने डिग्रीज होना चाहिए? कोई कहता है 6.4 डिग्रीज होना चाहिए, कोई कहता है 10 डिग्रीज। यानी उनमें इत्तेफाक नहीं है, यानी उनमें इस चीज में कंसेंसस नहीं है, उनमें कोई यकीन नहीं है इस चीज में, जो वो लोग ब्लफ करते हैं जिस तरह से कि साइंटिफिक तौर पर। यहां पर आपको मैं इसकी असलियत बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 9, जो ऑल्टीट्यूड है, जो कितनी हाइट पे चांद होना चाहिए, यानी कि होराइजन जो होता है उससे कितना ऊपर होना चाहिए चांद। तो कहते हैं कि 5 डिग्रीज ऊपर होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी दिखाई तो दे, 5 डिग्रीज ऊपर होना चाहिए। तो इसके अंदर भी इख्तिलाफ है। आगे, चांद कितना पुराना होना चाहिए? कुछ कहते हैं कम से कम 18 से 20 घंटे पुराना हो तो जाके दिखाई देगा। इसमें भी इख्तिलाफ है कि 18 घंटे, 20 घंटे या कितना। अगली चीज, चांद का कितने हिस्से पे लाइट आ रही हो? कहते हैं नहीं कम से कम 1%, लेकिन इसमें भी इख्तिलाफ है कि कितने परसेंट पे लाइट हो, इसमें भी इख्तिलाफ है। अगली चीज, अब आप बोलो सारे फैक्टर्स के बाद चांद दिखना चाहिए ना, मतलब हदीस क्या है? दिखना चाहिए। दिखाई नहीं, ह्यूमन परसेप्शन को आप किस फॉर्मूला में फिट कर सकते हो? मतलब आप दुनिया के किस फॉर्मूला के अंदर फिट कर सकते हो कि ह्यूमन परसेप्शन इंसान को दिखाई देगा? क्योंकि देखने के इंसानों के परसेप्शन के अंदर ये फॉर्मूला यहां पे काम नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव चीज है भाई, ये तो जगह जगह से डिफर करेगा, ये कोई इसका एक फॉर्मूला नहीं हो सकता है। नंबर 13, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस, कि जैसे मिसाल के तौर पर एक एरिया सऊदी अरेबिया में देखना, वहां का जो ऑब्जर्वेशन है वो यूएसए और इंडोनेशिया में वर्क करेगा, जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये लोग कहते हैं कैलकुलेशन ये बता रहा है, कि आपको ये पता है यहां पर ये सब्जेक्टिव क्यों है? मैं जब चीजें देखता हूं ना, तो मुझे बल्कि ईमान बढ़ने वाली हमेशा कुछ ना कुछ निशानियां, वाज़ेह निशानियां मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि पेशन गोई कर दी है, 1400 साल पहले से हमें तरीका बता दिया। क्या बता दिया? कि इस चीज के अंदर, चांद के कैलकुलेशन के अंदर हम नहीं कैलकुलेशन करते। अब कैलकुलेशन करने वाले उस रास्ते पर चले और ब्लफ करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। फैक्ट क्या है मालूम है भाई? आपका फॉर्मूला अपनी जगह पर है, सारी चीजें अगर सॉल्व भी हो जाती तो भी यहां पे प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? कि यहां पर ये जो आसमान में आपको चांद को देखना है, ये कोई फॉर्मूला में क्यों फिट नहीं हो सकता? क्योंकि आसमान की हालात जो होते हैं उस वक्त पर डिफर करते हैं। जब रात में सूरज डूबने के बाद जो ट्वाइलाइट का वक्त होता है, यानी कि जिसके अंदर सूरज की रोशनी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती है, वो वक्त पर जब चांद देखना है तो कितनी आसमान में रोशनी फिर भी बाकी होगी, ये चेंज होता है। जैसे पॉल्यूशन जहां ज्यादा है तो कहते हैं पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से, जो धुआं वगैरह सब ज्यादा होने की वजह से, वहां पे सूरज की रोशनी स्प्रेड होकर आसमान सूरज डूबने के बाद भी ज्यादा देर तक थोड़ा सा ब्राइट रहता है। क्यों रहता है? इसका ऑब्जर्वेशन है कि जो अर्बन एरियाज है जहां पे पॉल्यूशन वगैरह होता है, वहां पे आसमान ज्यादा देर तक ब्राइट रहता है। वो ब्राइटनेस की वजह से चांद के दिखने के चांस कम हो जाते हैं। हाँ, तो यहां पे ये कहना कि दिख जाएगा, तो ये जो आसमान की कंडीशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसी रहेगी, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। यहां पे आप ये भी देखिए, ये वाला देखिए, कि अगर मान लीजिए नंबर 15, कि अगर चांद जो है सूरज और होराइजन के ताल्लुक से, जो उसकी एग्जैक्ट जो लिमिट है, इसे डैंजन लिमिट कहते हैं, जो डैंजन लिमिट है 7 डिग्रीज, इसके ताल्लुक से भी इख्तिलाफ है, क्योंकि कितना अगर ऊपर होगा तो विजिबिलिटी ज्यादा होगी, यानी देखने के चांसेस ज्यादा होंगे। सूरज के डूबने के ज्यादा करीब अगर वो है, तो ये कई सारी चीजें हैं, यानी कि इसकी वजह से चांद की विजिबिलिटी में डिफरेंस आता है। अच्छा, अभी
जो ट्वाइलाइट का है, जो डिफरेंस जो पैदा होता है सीजन के हिसाब से भी होता है कि विंटर के अंदर जो ट्वाइलाइट है, ये जो वक्त होता है सूरज डूबने के बाद, रोशनी खत्म होने से पहले, जो शफक खत्म होने से पहले ये जो वक्त होता है, तो ये विंटर के अंदर छोटा होता है और समर के अंदर लंबा होता है। हाँ, नॉर्दर्न हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होता है, ज्यादा देर तक रहता है, और नीचे के अल्टीट्यूड्स में आएंगे तो कम वक्त तक रहता है। तो हम देखते हैं कि ये ड्यूरेशन जो है चेंज होता है। तो एक और चीज, और नंबर 17 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वो लोग ये कहते हैं हमारे पास कैलकुलेशंस है, जो एफेमेरिस जो कैलकुलेशंस होते हैं कि चांद इतने बजे आएगा, सूरज इस तरह से डूबेगा, और चांद जो है, चांद की मूवमेंट के ताल्लुक से जो एफेमेरिस कैलकुलेशंस है, तो खास तौर से चांद के मूवमेंट के ताल्लुक से एफेमेरिस कैलकुलेशन के अंदर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम्स है। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पर आप जीपीएस नेविगेशन से जा रहे हो, अब जा रहे हो तो क्या होता है कि कई बार कोई एक रास्ता जीपीएस में दिया है कि राइट जाओ, वो रास्ता बंद है, अब उसमें अपडेट नहीं हुआ है, कि नहीं ये रास्ता बंद है। और कहीं पे दिया होता है जो मिसाल के तौर पर ये रास्ता 50-100 मीटर के बाद है, लेकिन वो 150 के बाद निकलता है, कभी ऐसा होता है। तो जीपीएस कैलकुलेशन के अंदर चेंजेस क्यों आते हैं कि भाई उसके अंदर जो डिटेल्स अपडेट हो रही है, जरूरी नहीं हमेशा अपडेटेड हो। तो यहाँ पे क्या बात है कि जो एफेमेरिस एक्यूरेसी है, इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स है जो उसको चेंज करते हैं। और इसकी मिसाल अगर आपको देखना है तो ये देखिए कि नासा की जो JPL-DE सीरीज है, उसके अंदर कई बार मल्टीपल रिविजन्स हुए। ये लोग क्या कहने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं आज का जमाना एडवांस जमाना है, बोले अभी तो चेंज हो नहीं सकता। आप देखिए 2019 की स्टडी के अंदर आया कि लूनार पोजीशंस को जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उसके अंदर मिस्टेक्स मिली, साइंटिफिकली साबित बात है। और उसके बाद वो लोगों ने कहा एफेमेरिस जो है उसको और एक्यूरेट अपडेट करने की जरूरत है। इसके अंदर एक और बात है, लीप सेकंड्स जो होते हैं जो यूनिवर्सल टाइम में, तो उसकी वजह से भी अर्थ रोटेशन में जो ये लीप सेकंड जो ऐड होते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम, टाइम का करेक्शन की जरूरत होती है, टाइम करेक्शन की भी जरूरत होती है। एक और मिसाल कि यहां पर आप देखोगे कि हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिपेंसीज है वो कई बार एड इन होती है, कई बार कोई चीज टाइनी छोटे छोटे एरर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, ओल्ड डेटा में भी कई सारी मिस्टेक्स निकलती है, कई बार कैलकुलेशन मेथड्स चेंज होते हैं, एफएमआरएस के कैलकुलेशन के, खास तौर से चांद के कैलकुलेशन के मेथड्स में मिस्टेक होते हैं, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले एरर्स होते हैं, राउंडिंग ऑफ के एरर्स जाके बढ़ बढ़ के वो चीज होते हैं, और ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस यानी ग्रेविटी जो चांद और चांद की जो दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनकी ग्रेविटी की वजह से भी चांद की जो ऑर्बिट है वो कुछ ना कुछ अफेक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा ला नक्तुबु वला नहसबु 1400 साल पहले, और 1400 साल चले गए और ये लोग ब्लफ करते हैं कि हमारे पास इतने सारे परफेक्शन आ गया है, एक्यूरेसी आ गई है। क्या एक्यूरेसी? हाँ, क्या एक्यूरेसी? यानी ये तो धोखा देना है, ये तो झूठ बोलना है। यही सही तरीका है, आसानी है इसके अंदर, ये तरीके में आसानी है। दुनिया का कोई भी इंसान कहीं भी रहता हो वो वहां से दीन इस्लाम पर अमल कर सकता है। वो मोहताज नहीं है कि कोई ना कोई कैलकुलेशन वाले के पीछे भागे कि भाई मुझे कैलकुलेशन करके बताओ चांद कब निकलने वाला है। हाँ, वो दुनिया के कोई भी कोने में हो, बिल आसानी से, इन्ना दीन युस्रुन, दीन आसान है, वो बहुत बाआसानी दीन पर अमल कर सकता है ना, दुनिया के कहीं भी रहकर। और ये जो लोग बता रहे हैं जिस तरह से मोहताज बना दी होते हुए लोगों को, ये लोग जो तरीका बता रहे हैं, तो वो लोग फिर मोहताज हो जाते हैं इतने सारे जो कैलकुलेशन के एरर्स, कॉम्प्लिकेशंस, अलग अलग मेथड्स, इख्तिलाफ, ये चक्कर में जाकर लोग कितने प्रॉब्लम में आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया, क्योंकि वही के तहत बात कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा, जो भी कहा वही के तहत कहा। देखिए एक निशानी दिख रही है कि नहीं दिख रही है हम सबको? अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको हक को समझने की तौफीक अता फरमाए। ठीक, आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें जो है, जो आप बता रहे थे कि अलग अलग फैक्टर होते हैं चांद दिखने नहीं दिखने के, इसमें इंसान की रोयत का भी तो मसला होता है ना, कि किसी की नजरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, किसी की नजरें कमजोर होती हैं। तो अब नजरों की जो तेजी होती है, इसको तो हम किसी उसमें कैद नहीं कर सकते हैं। बाज मर्तबा किसी इंसान की नजर इतनी तेज होती है कि बहुत बारीक से बारीक चांद उसको दिखाई दे जाता है, जो आम नजरों से लोगों को नहीं दिखता है। और सही है, तजर्बा भी इस बात पर शाहिद है कि बाज मर्तबा पूरे के पूरे लोग चांद दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिखता है, लेकिन इलाके में एक आदमी को चांद दिख जाता है। तो ये एक फैक्टर ये भी है कि नजरें कितनी तेज होंगी कि बारीक से बारीक चांद वो देख सकते हैं। जैसे नॉर्मली कहते हैं कि 10% या 6% चांद अगर है तो नॉर्मल आंखों के लिए विजिबल होता है, लेकिन इस पर भी लोगों ने कहा है कि इससे कम छोटा चांद भी जो है वो हो सकता है कि किसी के लिए विजिबल हो, किसी एक फर्द के लिए, उसकी तेज नजरों की वजह से। तो ये भी एक फैक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं इस अंदर। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है
जिसका नाम है i+ TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।